गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम लेखन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। लेखन कौशल में सबसे पहले आपका जो विषय है वह है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। इससे पहले आप निबंध लेखन पढ़ते आए हैं या निबंध लेखन लिखते आए हैं। निबंध का ही यह छोटा रूप है। निबंध को हम बड़े विस्तार से बताते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उसकी बातों को विस्तृत करते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम आपको जितने भी संकेत बिंदु दिए गए हों उनको एक ही पैराग्राफ में लिखकर उसका पूर्ण विस्तार आपको करना है और सभी बातों का समावेश करते हुए विषय को पूर्ण रूप से सारगर्भित करके उस बात को पूर्ण रूप से समझाना होता है। अब अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आवश्यक है कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने हैं। अब आपको एग्जाम में जो टॉपिक है, विषय है, वो दे दिया जाएगा। उसके आपको संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे कि इन बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद की रचना करनी है। आपको 2 से 3 बिंदु आपको दिए जाएंगे और आपकी जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्द या 100 से 120 शब्दों के अंदर, मतलब 80 से 120 शब्दों के अंतर्गत आपको इस अनुच्छेद को लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद में लिखते समय आपको दोनों पक्षों का अध्ययन नहीं करना है, दोनों पक्षों के बारे में नहीं लिखना है। या तो अगर आप बात कर रहे हैं तो सकारात्मक बात करें, पक्ष की बात करें, और अगर बात करते हैं नकारात्मक की तो नकारात्मक यानी विपक्ष की बात करें। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके संकेत बिंदु सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसके आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो भाषा शैली है वह बड़ी ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और जो भी आप भाषा लिखते हैं इतनी सरस हो और टू द पॉइंट यानी सारगर्भित, यानी आपका जो विषय है वो पूर्ण रूप से उस विषय, जो भी आप मैटर लिखते हैं, जो भी आप बात लिखते हैं उसमें वो आपके विषय के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। एक ही बात को आपको बार बार नहीं दोहराना है, ठीक है। अनावश्यक विस्तार नहीं करना है और विषय से तो हटना ही नहीं है। अनावश्यक विस्तार मतलब ऐसा नहीं है कि आपको विषय तो दे दिया स्वच्छता का और आप बात करें किसी और की, ठीक है। विषय से आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, तभी आप अनावश्यक विस्तार नहीं करेंगे। अगर आपको शब्द सीमा का ध्यान नहीं होगा तो आप अपनी बातों को, जो आपके मन में विचार आते जाएंगे उन्हें आप लिखते जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप अनावश्यक विस्तार नहीं करें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना है कि आपकी शब्द सीमा कितनी है, ठीक है ना, कि आपकी शब्द सीमा कितनी है, कि आपको कितने शब्दों में इस अनुच्छेद को लिखना है। एक पैराग्राफ में लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ उसके नहीं बनाने हैं। और अगर आपको जो भी संकेत बिंदु दिए गए हैं प्रत्येक की अगर आप 2 से 3 लाइन लिखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक लाइन में 10 शब्दों के आधार पर हम रचना कर रहे हैं तो 30 शब्द यानी 3 लाइन के 90 वर्ड, है ना, 90 शब्द हो गए। इस आधार पर आप शब्द सीमा के आधार पर अनुच्छेद की रचना करें। विषय का बिल्कुल ध्यान रखें। विषय से संबंधित सूक्ति, कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद लिखते समय हम किसी कविता की पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, सूक्तियाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको और अच्छे से समझाने के लिए, अनुच्छेद को और आकर्षित करने के लिए हम सूक्तियाँ या कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वह जो कविता है वो विषय के आधार पर ही होनी चाहिए, विषय से संबंधित होनी चाहिए। आया समझ में? एक ही बात को आपको बार बार नहीं दोहराना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है, विषय से नहीं हटना है, ठीक है। अब आपके जो अनुच्छेद हैं उसमें कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे पहला उदाहरण है भारतीय किसान के कष्ट। अब इसमें आपको 3 बिंदु दिए हैं, अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या और सुधार के उपाय।
तो अब आपको ये जो तीनों मुख्य बिंदु जो दिए, संकेत बिंदु जो आपको दिए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद की रचना करनी है। सबसे पहले तो आपका जो मुख्य विषय है इसको आपको 1 से 2 लाइन में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इसको समझाना है। उसके बाद आपके जो भी संकेत बिंदु हैं उनको समझाते हुए आप अनुच्छेद की रचना करेंगे। आया समझ में? सबसे पहले हम बता रहे हैं कि भारतीय किसान के कष्ट क्या हैं। भारतीय किसान जो है समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर है। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है। इतना परिश्रम करता है कि उसे अपने कष्टों को भोगना पड़ता है। मतलब दिन रात वह परिश्रम करता है, फिर भी उसको उस परिश्रम का फल नहीं मिलता है। अब है अन्नदाता की कठिनाई। अब ये जो संकेत बिंदु आपको दिया है ये आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये जो 2 या 3 लाइन लिखी है ये इस संकेत बिंदु के आधार पर लिखी गई है। आया समझ में कि आपको संकेत बिंदुओं पर लाइन तो लिखनी है, लेकिन संकेत बिंदु को पॉइंट में लिखकर उसे अनुच्छेद में नहीं लिखना है, उसे लाइन के अंदर ही लिखते हुए उसे समझाना है। भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है। परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोग सस्ते भावों पर खरीदते हैं। भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता है, अपने परंपरागत तरीकों द्वारा अन्न पैदा करता है। जो भारतीय किसान है वो शिक्षित नहीं है अपने परंपरागत तरीकों से, इसलिए जो वह किसान जो है जो अन्न पैदा करता है उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम करने के बावजूद भी व्यापारी लोग जो हैं सस्ते भावों में अनाज खरीदते हैं, जिससे उन्हें बड़ा ही नुकसान पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। और जो उनकी खेती है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होती है? प्रकृति पर निर्भर होती है। प्रकृति कैसे? अगर बारिश नहीं आई तो उनका अनाज पनप नहीं सकता है, और अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो भी अनाज को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अनाज में कुछ कीड़े लग जाते हैं तो भी उनके अनाज को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए क्या है, उनकी खेती जो है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। दूसरी बात यह है कि उनको किन कठिनाइयों का, कि व्यापारी लोग उनके अनाज को बड़े सस्ते भावों में खरीदते हैं, क्योंकि जो किसान है वो शिक्षित नहीं है और वह परंपरागत तरीके से अन्न पैदा करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कठोर दिनचर्या। अब जो किसान है उनकी दिनचर्या कैसी है? बड़ी कठोर है। सबके उठने से पूर्व ही किसान उठ जाता है, और कड़ाके की ठंड हो या गर्मी का मौसम हो या बारिश, वह कभी आलस नहीं करता, क्योंकि उसे तो हर रोज अपने खेत पर काम करके अनाज पैदा करना है। हर दिन फसल बर्बाद होने के डर से वह जीवन जीता है, क्योंकि वह इतनी मेहनत करता है, उसे लगता है कि अगर इस प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया तो ये फसल बर्बाद भी हो सकती है, इसलिए हर दिन वह डर से जीता रहता है। तीसरा जो अंतिम बिंदु है वो है सुधार के उपाय। किसानों द्वारा पैदा की गई फसल उन्हें उचित कीमत पर मिलनी चाहिए। अब ये सुधार है, क्योंकि उनको व्यापारी लोग जो हैं वो उचित कीमत नहीं देते हैं, इसलिए सरकार जो है उनको चाहिए कि वे किसानों के लिए उनकी फसल का उचित मूल्य है वो निर्धारित कर दे। नवीन पद्धति से खेती कराने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, क्योंकि किसान जो है वह अनपढ़ है, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि अनाज में कीड़े लगने पर कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए। जो गाँव में लोग खेती करते हैं उन्हें नहीं पता है, तो नवीन पद्धति के आधार पर खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि उनकी जो मेहनत है वो बेकार ना हो। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपकी शब्द सीमा कम पड़ जाती है तो आप निष्कर्ष के तौर पर 1-2 लाइन और दे सकते हैं। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर जो किसान हैं वो हमेशा जीवित रहें, और जो हमारे जवान हैं यानी जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं उनकी भी हमेशा जय हो, क्योंकि जो जवान हैं वो तो हमारा जीवन की रक्षा कर रहे हैं, और जो किसान हैं वो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, ताकि हम हमारा खा पी कर हमारा पेट का पालन पोषण, मतलब पेट भर के हम हमारा जीवन व्यापन कर सकें। उन्होंने कहा था कि कृषक राष्ट्र का अन्नदाता है।
कृषक क्या है, यानी कृषक का अर्थ क्या है यहाँ पर, किसान। किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, अन्न प्रदान करता है, उसी पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है। उन्होंने कृषि के सभी आधुनिकतम यंत्र व उपयोगी रसायन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। ठीक है। अब आपका जो दूसरा एक और विषय है स्वच्छता आंदोलन, कि स्वच्छता आंदोलन क्यों जरूरी है, इस स्वच्छता आंदोलन में क्या बदलाव लाने चाहिए और हमारा उत्तरदायित्व क्या है इस स्वच्छता आंदोलन में। इन तीनों संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें अनुच्छेद की रचना करनी है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के कारण स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और ये जो आंदोलन था वो किसने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को ये आंदोलन शुरू किया गया। इसमें लोगों को बताया गया कि आपको स्वच्छ रहना है, स्वच्छ और जैसे क्लीन इंडिया है ना, आपको इंडिया को कैसा रखना है, क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। अब ये क्यों आवश्यक है, समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए। कहावत है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ होगा तो हमारा मन स्वच्छ होगा, और हमारा मन स्वच्छ होगा तो मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली ही स्वच्छ विचार आएंगे और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। अब ये क्यों की बात हो गई कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क या मन निवास करता है। और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है हमें मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। आया समझ में। इसके बाद हमें क्या बदलाव लाने चाहिए, स्वच्छता से संबंधित जानकारी अर्जित करें, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताएं, विद्यालय के प्रतियोगिता में स्वच्छता के लिए नाटक मंच करें, चित्रकारी प्रतियोगिता में स्वच्छता के विषय को दर्शाएं, इससे लोगों में बदलाव आएगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी करके स्वच्छता के बारे में बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बनाते हैं, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी, और बहुत ये कहाँ पर होते हैं, विद्यालयों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी किया जाता है और स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में भी किया जाता है। और इस बदलाव से ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें ही स्वच्छता की भावना उत्पन्न होगी। हमारा दायित्व, अब हमारा दायित्व क्या है, ठोस और तरल अपशिष्ट की सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रणालियों को प्रचलित करना, अधिक से अधिक कूड़ेदानों का इस्तेमाल, उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। जल ही जीवन है, इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। जल तो हमारे जीवन है, जल का अगर संकट आ गया तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमें हर वक्त इसे स्वच्छ रखना है और जल को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक निष्कर्ष जो निकलता है कि पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनने के लिए भारत स्वच्छ अभियान को एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठता और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। ये हमारा स्वच्छता अभियान का एक अनुच्छेद है जिसमें हमने पूर्ण बातों का समावेश करके एक अच्छे अनुच्छेद की रचना की है। अब आपका जो तीसरा पॉइंट है वो एक सुक्ति परक है, सुक्ति पर आधारित है, जिसमें कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आपका मन हार गया तो आप भी हार गए, और आपने मन में ठान लिया है कि मैं जीत गया हूँ तो आप जीत जाएंगे। यानी मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप हार गए तो आप हारे हुए हैं, और आपने मन में अपना दृढ़ संकल्प बना लिया कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में विजयी होंगे, इस परीक्षा को पास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से उसमें
अव्वल रहेंगे। अब इसमें क्या है, निराशा, अभिशाप, दृष्टिकोण परिवर्तन और सकारात्मक सोच। इसके 3 पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो ये सुक्ति है इसको समझते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को तभी हारने पर विवश कर सकती है जब वह स्वयं घुटने टेक देता है। सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति अचानक सफलता का प्रयास करना छोड़ देता है। इसका एकमात्र कारण उसका हिम्मत हारना होता है। हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया हो। अगर हमारी हार हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने मन से पूर्ण प्रयास नहीं किया है। और सफलता के मार्ग पर अगर व्यक्ति अचानक से ही सफलता का प्रयास करना छोड़ देता है तो वह हमेशा असफल होता है और उसका एक ही कारण होता है कि उसने अपनी हिम्मत तोड़ दी है। ठीक है, इसलिए कभी भी मनुष्य को हारना नहीं चाहिए। अब इसका है निराशा, अभिशाप। इसका जो संकेत बिंदु है उसके आधार पर देखते हैं। शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता मनुष्य की शक्ति का एक बड़ा भाग है। भाग क्या है, क्षय होने लगता है। मनुष्य की शक्ति, अगर शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता हो, शरीर भी स्वस्थ ना हो और मन भी स्वस्थ ना हो, तो मनुष्य की शक्ति क्या हो जाती है, बिल्कुल शिथिल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। निराशावादी व्यक्ति ही ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर लगाता है। अगर व्यक्ति निराश हो गया कि क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मैं इस परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं, तो वह व्यक्ति किसके चक्कर लगाता है, ज्योतिषियों के और भविष्यकर्ताओं के। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है वह हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढने लगता है। जिस व्यक्ति के मन में निषेध की भावना आ जाती है, नहीं नकारात्मकता की भावना आ जाती है, नेगेटिविटी जिसमें आ जाती है, वह व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी को ही ढूंढता है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो देखिए, दृष्टिकोण परिवर्तन। मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर आधारित होती है। मन में हम जिस प्रकार के विचार धारण करते हैं, हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुरूप ढल जाता है। सकारात्मक सोच, काम करो, अधिक आशा रखो, कम खाओ, ज़्यादा बचाओ, कम कराओ, ज़्यादा कराओ, मतलब ज़्यादा दुखी मत हो, कम बोलो, कहो ज़्यादा, प्रेम अधिक करो और तभी सभी अच्छी चीज़ें आपकी होगी। आप अगर डरोगे नहीं, अधिक आशावादी बनोगे, कम खाओगे, ज़्यादा पचाओगे, कम दुखी होगे और ज़्यादा सांस लोगे, कम बोलोगे, ज़्यादा कहोगे, प्रेम अधिक करोगे, तभी आपकी सभी चीज़ें अच्छी होगी। सकारात्मक सोच को अपनाना एक ऐसी कला है जो जीवन में संतुष्टि, खुशी सहज ही भर देती है। अगर आपका मन सकारात्मक है तो आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशियाँ ही आएगी। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हर समय किसी गलत बात पर भी सकारात्मक सोच दें। ठीक है, जीवन की संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही सकारात्मक रहें, लेकिन सकारात्मक सोच इस आधार पर हो कि आपका लक्ष्य क्या कह रहा है। आपका लक्ष्य अगर आपके गंतव्य तक पहुंचने ही वाला है तो उसमें आपको नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए, हमेशा सकारात्मकता ही देनी चाहिए। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है, वही एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखता है। क्या कह रहा है कि एक जो निराश व्यक्ति होता है उसको चाहे कितने भी अवसर मिले उसे कठिनाई ही मिलेगी, और एक आशावादी व्यक्ति होगा, जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा, उसको कितनी भी कठिनाई मिले लेकिन वह सोचता है कि मैं इन कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। कहा जाता है कि यदि कमरे में अंधेरा है तो उसे बाहर निकलने के लिए प्रकाश चाहिए। उसी तरह नकारात्मक अवगुण निकलने के लिए हमें सकारात्मक गुण और आदतों की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इन अनुच्छेदों के माध्यम से हमने जाना कि जो ये संकेत बिंदु दिए हैं उन्हीं के इर्द गिर्द और जो विषय आपको दिया है उसके इर्द गिर्द ही आपको वाक्यों की रचना करनी चाहिए। वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे हों, सारगर्भित हों और टू द पॉइंट आपको बात करनी है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है और विषय से हटकर तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो भी संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं उन संकेत बिंदु के आधार पर रचना करके आपको अनुच्छेद की रचना करनी है। धन्यवाद।